Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss misspelled errors. So let's start. In each question given below, 4 words printed in bold type are given. यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा एंड उस सेंटेंस में 4 वर्ड्स ऐसे होंगे जो बोल्ड में दिए गए होंगे, हाईलाइट किए गए होंगे. वन दिस वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड माइट आइदर बी रॉन्गली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. सो यहाँ पर ये जो 4 वर्ड्स आपको हाईलाइटेड दिए गए हैं, बोल्ड में दिए गए हैं, इन 4 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड ऐसा हो सकता है जो रॉन्गली स्पेल्ड होगा या इनएप्रोप्रिएट होगा. मतलब आइदर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी या तो ग्रामेटिकल कोई एरर होगा in the context of the sentence. Find out the word that is inappropriate or wrongly spelled, if any. The number of word is your answer. If the words printed in bold are correctly spelled and appropriate in the context of the sentence, then mark E, that is all correct, as your answer. And if none of the given bold words is incorrect, then your answer should be option number E, that is all correct. सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सेंटेंस दिया गया है एंड यहाँ पर ये 4 वर्ड्स इंक्रीजेस, कंटिन्यूइंग, एडेड एंड एक्यूमुलेट, ये 4 वर्ड्स हाईलाइटेड है. एंड ये जो गिवन सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, कंटेक्चुअली भी बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पर इन बोल्ड वर्ड्स को चेक करना है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस सेंटेंस क्या ये गिवन बोल्ड वर्ड सही है. एंड यहाँ पर जो एरर हो सकता है ये स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, ये ग्रामर एरर भी हो सकता है. सो देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है सही. So let's check guys. Recent increases in the price of iron ore. So देखिए यहाँ पर recent increases and यहाँ पर recent word आने की वजह से ये sentence हमें समझ में आ रहा है कि present tense में. So recent increases सही है, यहाँ पर increase का plural use किया जाता है, recent increases in the prices of iron ore, steel and transportation fuels also एडेड टू दी वरीज. मतलब बोला जा रहा है कि रिसेंट जो प्राइजेस में इंक्रीमेंट हुआ है इसके वजह से ये जो वरीज है, ये जो चिंताएं हैं, ये और ज्यादा ऐड हो गई है, मतलब कि और ज्यादा बढ़ गई है. सो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये सेंटेंस है ये रिसेंट टाइम की ही बात कर रहा है, मतलब कि प्रेजेंट में. सो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये इनएप्रोप्रिएट है. इट शुड बी
add to the worries that cost pressure are continuing, that cost pressures are continue है to accumulate एंड यहाँ पर देखिए continue accumulate सभी बाकी जितने वर्ड्स है ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली एंड स्पेलिंग में भी यहाँ पर कोई एरर नहीं है एट अ टाइम व्हेन द इकोनॉमिक स्टिल अंडर वाटर। सो यहाँ पर एरर जो होगा ये एडेड वर्ड में है। सो एडेड वर्ड का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी है। सो हमारा जो सही अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडेड। यहाँ पर एडेड नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए एड टू दी वरीज बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस बिकॉज ऑफ दिस वर्ड रिसेंट इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check guys with the MPC noting that the signs of economic recovery were still, and यहाँ पर ये were एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस है। सो साइंस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो देयरफॉर दिस वर्ब इज आल्सो इन द प्लूरल फॉर्म। स्टिल फार फ्रॉम ब्रॉड बेस, ब्रॉड बेस मतलब क्या होता है, वाइड रेंजिंग है कह सकते हैं, जनरल जो थिंकिंग है या जनरल चीज, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि एमपीसी ने नोटिस किया दैट साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी वर स्टिल फार, कि ये जो इकोनॉमिक रिकवरी के जो साइंस है जो हमें दिखा रहे हैं, साइंस या सिग्नल्स है, ये काफी दूर है किससे, ब्रॉड बेस मतलब एक जनरल जो होना चाहिए इकोनॉमिक का जो लेवल होना चाहिए हमारा उससे काफी दूर है। सो यहाँ पर ये ब्रॉड बेस्ड होता है एंड यहाँ पर ये ब्रॉड बेस्ड का मतलब होता है कि वाइड रेंजिंग है, हम इसे कह सकते हैं जनरल। सो जो जनरल जितनी ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमिक रिकवरी की उतनी नहीं है, काफी दूर है ये। सो ब्रॉड बेस्ड होगा यहाँ पर, ये ब्रॉड बेस नहीं होगा। सो एरर इज इन दिस पार्ट। सो यहाँ पर इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं। द पैनल असर्टेड दैट इट वाज इनकम्बेंट ऑन, इनकम्बेंट का यहाँ पर मतलब होता है नेसेसरी। सो इट वॉज नेसेसरी ऑन पॉलिसी मेकर्स टू सपोर्ट अ ड्यूरेबल रिबाउंड, एंड रिबाउंड मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन अमाउंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। सो यहाँ पर ये ब्रॉड बेस्ड होगा एंड ब्रॉड बेस्ड एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है जनरल, या हम कह सकते हैं
वाइड रेंजिंग, जिसकी बहुत ज्यादा रेंजेस होती है, बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं, उसे हम कहेंगे ब्रॉड बेस्ड। नेक्स्ट, so let's check guys. The rate settling setting panels readiness, the rate setting जो रेट सेट करता है ऐसा पैनल की रेडीनेस, पैनल की रेडीनेस, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। पैनल्स रेडीनेस टू श्रग आउट, एंड यहाँ पर देखेंगे श्रग आउट बोथ परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर ये जो श्रग आउट है, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि किसी चीज को डील करना, किसी चीज से कि जो परसिस्टेंट कंटिन्यूअसली ये जो हाई इन्फ्लेशन है, इस हाई इन्फ्लेशन को डील करना। सो दिस शुड नॉट बी श्रग आउट, दिस शुड बी श्रग ऑफ, एंड देयर इज नथिंग लाइक दिस श्रग आउट, इट शुड बी श्रग ऑफ, विच मीन्स to deal with something, to deal with something easily and successfully, किसी चीज से इजीली एंड सक्सेसफुली डील करना, इसे हम कहते हैं श्रग ऑफ। सो यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो रेट सेटलिंग पैनल की जो रेडीनेस थी, कि मतलब वो रेडी थे किस लिए, टू श्रग ऑफ मतलब डील करने के लिए, जो परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यू जो हाई इन्फ्लेशन चल रहा था उसे सक्सेसफुली डील करने के लिए, एंड इट्स ओन आउटलुक ऑन प्राइजेस, प्राइजेस पर इज कॉज फॉर कंसर्न। सो बाकी सारे जितने भी वर्ड्स है all are appropriate in context of this sentence, so the correct choice would be option number B, because it should be shrug off, not shrug out, and there is nothing like this shrug out. Next question.
So let's check, guys. It is this ostensible sanguine outlook on the ceremony. एक बार sentence पढ़ लेते हैं अच्छे से. It is this ostensible sanguine outlook on the economy that is hard to square with the RBI stand according primacy to growth over price stability. So यहाँ पर अगर बात करें, it is this ostensible sanguine outlook. So अगर बात करें यहाँ पर इस outlook की, outlook मतलब होता है view. So this is a noun. एंड आउटलुक कैसा, सैंग्विन. एंड नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे या ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले प्लेस किया जाता है, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. ओके, एंड सैंग्विन के पहले ऑस्टेंसिबल आ रहा है. सो ऑब्वियसली ये ऐसा वर्ड होगा जो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा. सो नाउन के बारे में जो क्वालिफाई करता है, जो नाउन को, नाउन के बारे में जो बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. लेकिन एडजेक्टिव के बारे में बताने वाले वर्ड को हम यहाँ पर कहते हैं एडवर्ब. सो अगर बात करें इस वर्ड ऑस्टेंसिबल की, तो ऑस्टेंसिबल यहाँ पर अगेन एक एडजेक्टिव ही है. एंड इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा, दिस शुड बी ऑस्टेंसिबली. ऑस्टेंसिबली मतलब होता है सीमिंगली, कि जैसा दिखाई दे रहा है या हमें जैसा बताया गया है. एंड नेसेसरी नहीं है कि जैसा हमें बताया गया वो वैसा होगा, बट जैसा दिखाई दे रहा है. सो यहाँ पर देखिए, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन इज एन एडजेक्टिव एंड द वर्ड विच क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव इज एन एडवर्ब एंड नॉट एन एडजेक्टिव इटसेल्फ. सो यहाँ पर हमें नाउन के पहले एडजेक्टिव की जरूरत होती है एंड एडजेक्टिव के पहले हमें एडवर्ब की जरूरत होती है. बट दिस ऑस्टेंसिबल वॉज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ड है ये इनएप्रोप्रिएट है. इट शुड नॉट बी ऑब्स्टेंसिबल, इट शुड बी ऑस्टेंसिबली, जिसका मतलब होता है सीमिंगली और एज स्टेटेड. सो यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑप्शन नंबर ए में होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ पर किस तरीके का चेंज आएगा. हमेशा याद रखना है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है ये हमेशा एडवर्ब होता है. एंड नाउन को जो क्वालिफाई करता है, नाउन के पहले हमेशा आपको एडजेक्टिव ही प्लेस करना है. कभी नाउन के पहले नाउन या एडवर्ब नहीं आएगा डायरेक्टली. नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव के पहले हमेशा जो भी वर्ड आएगा वो एडवर्ब ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
So let's check, guys. It is reasonable to assume that even with a strong revive of the economy in a post-vaccine era, the debilitation cannot be overcome. So यहाँ बोला जा रहा है it is reasonable. Reasonable मतलब क्या होता है? Logical है, उचित है बिल्कुल. ये assume करना क्या? तो यहाँ पर देखेंगे reasonable का spelling भी बिल्कुल सही है, grammatically भी बिल्कुल सही है. It is and यहाँ पर ये देखिए adjective है, reasonable BLE से end हो रहा है. To assume that even with a strong revive of the economy. अब बात की क्या जा रही इकोनॉमी के क्या स्ट्रॉन्ग रिवाइवल की. सो यहाँ पर देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, बिकॉज एडजेक्टिव इज वर्ड विच शोज क्वालिटी. किसी भी चीज की हमें क्या बताता है? क्वालिटी बताता है. सपोज कोई पर्सन है, पर्सन कैसा है? टॉल है, शॉर्ट है, फेयर है, ओके इस तरीके से. सो ऐसा वर्ड जो हमें बताए किसी पर्सन या किसी भी चीज की कि कोई चीज है वो हार्ड है, सॉफ्ट है, ब्यूटीफुल है, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. सो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है. एंड एडजेक्टिव अभी मैंने कहा था कि नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहां पर बात करें दिस रिवाइव इज वर्ब. रिवाइव एक एक्शन वर्ड है. रिवाइव करना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रिन्यू करना, किसी भी चीज को रिफ्रेश करना, फिर से उसे नया बना देना. सो यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद में कभी भी वर्ब नहीं आएगा, इट शुड बी नाउन. तो यहाँ पर रिवाइव नहीं होगा, इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा रिवाइवल. सो यहाँ पर रिवाइव नहीं रिवाइवल होगा. सो हमारा सही कैसे बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग revival, because revival is a noun and strong is an adjective. As I told you in the previous question कि noun के पहले हमेशा adjective आएगा. So revive नहीं, because revive is a verb, so it gets replaced by the revival. So the correct choice would be option number B, that is revive. आगे देख लेते एक बार सेंटेंस को. revive of the economy in the post vaccine era मतलब कि वैक्सीन निकलने के बाद भी the debilitation, debilitation, debilitation मतलब होता है weakness या हमारा कोई भी वीक एरिया कैन नॉट बी इजिली ओवरकम. सो द एरोनियस पार्ट वाज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिवाइव वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check, guys. In a year of unprecedented distress. अब यहाँ बोला जा रहा है in a year of, कहाँ पर? जहाँ ऐसा साल, ऐसा ईयर जिसमें हमें कैसा डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है? एंजाइटी कह सकते हैं, चिंता कह सकते हैं हम इसे, ओके या टेंशन कह सकते हैं डिस्ट्रेस को. सो कैसा डिस्ट्रेस था? अनप्रेसिडेंटेड. एंड यहाँ पर देखेंगे अनप्रेसिडेंटेड का स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, एंड ग्रामेटिकली भी ये बिल्कुल सही है. डिस्ट्रेस यहाँ पर नाउन हो जाएगा एंड ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे.
यहाँ पर देखेंगे ये बिल्कुल सही है। ऐसा साल जिसमें हमें जो डिस्ट्रेस था, जो चिंताएं थी, वो कैसी थी? अनप्रेसिडेंटेड थी। एंड अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है नेवर सीन और हैपेंड बिफोर, मतलब ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई चीज जो पहले कभी देखी नहीं गई है या पहले कभी नहीं हुई हो। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। देयरफॉर व्हाट इज सीन एज ग्रैंड, इसीलिए व्हाट इज सीन जो हमें ग्रैंड दिखाई दे रहा है, मे अपीयर ग्रैंडियोस टू स्ट्राइकन सिटीजन्स। अब यहाँ पर स्ट्राइकन मतलब क्या होता है? अफेक्टेड सिटीजन्स, कि ऐसे सिटीजन्स जो अफेक्टेड है, जो एफ्लिक्टेड है उस प्रॉब्लम से, उसे हम कहते हैं यहाँ पर स्ट्राइकन सिटीजन्स। या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पर्सन जो इंजोर्ड हो, या ऐसे पर्सन जो ट्रबल्ड हो, मुश्किल में हो, प्रॉब्लम में हो, सिटीजन्स। यहाँ पर देखेंगे ऐसी चीज जो कुछ लोगों को ग्रैंड दिखाई दे रही है, लेकिन जो स्ट्राइकन, जो अफेक्टेड लोग हैं, उन्हें वो क्या दिखाई दे? ग्रैंडियोस। एंड यहाँ पर ये ग्रैंडियोस का जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल गलत है, मतलब दिस वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, इट शुड बी ग्रैंडियोस। एस के बाद यहाँ पर ई फॉलो होगा। ग्रैंडियोस का मतलब होता है काफी शानदार, मैग्निफिकेंट, हम इसे कह सकते हैं बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ पर इस ग्रैंडियोस का मतलब होता है बनावटी, दिखावा टाइप का। एक्चुअली यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इट इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस की, कि यहाँ पर जो हमें ग्रैंड दिखाई दे रहा है, आपने देखा होगा एक आर्टिकल आया था कि पार्लियामेंट को हमें फिर से न्यू बनाना है। पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसे डिस्ट्रॉय करके उसे फिर से रिन्यू बनाने की, रिवाइव करने की बात की जा रही थी। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम या पैंडेमिक को हमारा पूरा इंडिया यहाँ पर फेस कर रहा है, एंड इस कंडीशन में अगर उस पार्लियामेंट बिल्डिंग को हम रिवाइव करते हैं, उसमें हमारा काफी पैसा चले जाएगा। तो ये जो चीज थी ये काफी लोगों को मतलब ये ग्रैंड दिख तो रही थी, लेकिन जो ऐसे लोग थे जो इस कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, कुछ लोग इंजर्ड है, कुछ लोगों की जॉब चली गई, लेकिन उन लोगों को ये जो ग्रैंड, ये आलिशान चीज थी, ये ग्रैंडियोस दिखाई दे रही थी, मतलब कैसी? बनावटी दिखाई दे रही थी। हु नीड एवरी रूपी टू स्टेबिलाईज देयर लाइव्स। एंड स्टेबिलाईज का स्पेलिंग ग्रामेटिकली यहाँ ये वर्ड बिल्कुल सही है। सो द एरर इज इन दिस वर्ड ग्रैंडियोस, इट शुड बी GRANDIOSE। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में स्पेलिंग एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check guys. Laying the foundations to foundation for a new parliament, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की जो बात की जा रही है फॉर इंडिया। सो देखेंगे यहाँ पर लेइंग द फाउंडेशन, लेइंग द फाउंडेशन मतलब होता है जब किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को बनाने की शुरुआत करते हैं उसे हम कहते हैं लेइंग द फाउंडेशन। सो लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग फॉर इंडिया शुड बी ए सेलिब्रेशन। यस, यहाँ पर ये लेइंग तो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट जा रहा है, स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। फॉर इंडिया शुड बी क्या होना चाहिए? ये जो फाउंडेशन, ले फाउंडेशन की जो बात की जा रही है, मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की जो शुरुआत करने की बात की जा रही है, ये एक सेलिब्रेशन का ओकेजन होना चाहिए। सो यहाँ पर देखेंगे ओकेजन मतलब मौका, ठीक है। सो ओकेजन, इवेंट या मौका, ठीक है, जो भी हो। सो इट इज अ नाउन। एंड यहाँ पर देखेंगे सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन भी यहाँ पर क्या है? एक नाउन ही है। एंड नाउन के पहले कभी भी नाउन फॉलो नहीं होता। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बिफोर नाउन इट शुड बी एडजेक्टिव, बिकॉज ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में बताए वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। सो यहाँ पर ओकेजन इज ऑल्सो अ नाउन एंड सेलिब्रेशन इज ऑल्सो अ नाउन, सो दिस इज इन एप्रोप्रिएट हियर। इस नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म की बात करेंगे तो वहां पर ये हो जाएगा सेलिब्रेटरी। ओके, सेलिब्रेशन का एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा सेलिब्रेटरी, मतलब कि जश्न मनाने योग्य, ऐसा। तो ऐसा ओकेशन जो कैसा होगा? सेलिब्रेटरी होगा, जिसे सेलिब्रेट किया जा सके। वन दैट एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन वुड प्राउडली क्लेम। यस, यहाँ पर क्लेम भी सही है। एज अनदर एडिफिस, एडिफिस मतलब बिल्डिंग या स्ट्रक्चर ऑफ अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यहाँ पर अगेन नाउन है एंड थ्राइविंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एंड यहाँ पर इसे हम एडजेक्टिव मतलब कि इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करती है कैसे? एडजेक्टिव की तरह, तब इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब कि वर्ब
नाउन के पहले हमेशा वर्ब की दो फॉर्म आती है, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है या तो सेकंड पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसे हम वर्ब की लास्ट फॉर्म भी कहते हैं। सो नाउन के पहले जब भी कोई वर्ब आएगा वो या तो आईएनजी फॉर्म में होगा या तो उसकी थर्ड फॉर्म में होगा। इसके अलावा नाउन के पहले कोई वर्ब नहीं आ सकता। एंड नाउन के पहले अगर ये वर्ब की फॉर्म आती भी है तो इसे हम यहाँ पर वर्ब नहीं कहते, इसे आइदर हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और वी कॉल्ड इट पास्ट पार्टिसिपल अगर ये थर्ड फॉर्म में। सो the required option would be option number will be option number B, that is celebration. So it should be not celebration, it should be celebratory. Next question. So let's check guys. Just weeks ago, an ago word आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में। The Housing and Urban Affairs Ministry said, देखिए V2 आ रहा है क्योंकि सिंपल पास्ट में, said that the overall cost of redeveloping, कि ये जो ओवरऑल कॉस्ट होगी किसकी, रीडेवलपिंग, डेवलप एंड री आ गया मतलब फिर से डेवलप करने की, ऑफ द सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग मतलब यहाँ पार्लियामेंट की बात की जा रही है, हैड नॉट बिन कैलकुलेटेड। एंड हैड नॉट बिन मतलब ये रीडेवलप करने की जो बात की जा रही है इस बिल्डिंग को, ये अभी तक कैलकुलेट नहीं की गई है। सो देखेंगे रीडेवलपिंग स्पेलिंग में भी बिल्कुल सही है एंड ग्रामेटिकली भी यहाँ पर सही फिट हो रहा है। सेड दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रीडेवलप करने की जो कॉस्ट है सेंट्रल विस्टा की, हैड नॉट बिन कैलकुलेटेड, अभी तक कैलकुलेट नहीं की गई। हैड नॉट एंड बिन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड यहाँ पर स्पेलिंग में भी कोई एरर नहीं है, ग्रामेटिकली भी बिल्कुल सही है। बट द प्लान इज एस्टिमेटेड, बट जो प्लान है वो एस्टिमेट किया है टू रन इनटू मतलब पर्टिकुलर कितनी अमाउंट, थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स, यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है, स्पेलिंग भी सही है। इन्वॉल्विंग अमंग अदर थिंग्स मतलब उसमें ये विस्टा को रीडेवलप करने के अलावा दूसरी चीजें भी उसमें इन्वॉल्व होंगी, अमंग अदर थिंग्स। सो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली एरर फ्री। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
So let's check guys. The central bank now expects, and this expects is a verb जिसका सब्जेक्ट यहाँ पर है सेंट्रल बैंक. सो सेंट्रल बैंक यहाँ पर सिंगुलर है. सो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से वर्ब भी यहाँ पर कैसा है, सिंगुलर है. सो यहाँ पर कोई एरर नहीं है. द इकोनॉमी टू श्रिंक बाय ओनली 7.5%, 7.5% से श्रिंक हो जाएगी, कम हो जाएगी इन 12 months एंडिंग इन मार्च. एंड कब एंड कब होगी, मार्च में. सो यहाँ पर भी सही है. द सेंट्रल बैंक नाउ एक्सपेक्ट्स द इकोनॉमी टू श्रिंक बाय ओनली 7.5% इन द 12 months एंडिंग इन मार्च. अ फुल 2%, यस परसेंटेज भी यहाँ पर स्पेलिंग भी सही है एंड ग्रामेटिकली भी सही है, 2 percentage points शैल ओवर देन 9.5 contraction, 9.5 contraction it had projecting in October. अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि इतना एंड होगा मार्च में एंड फुल 2% पॉइंट्स का शैलो ओवर होगा. शैलो मतलब होता है कम. देन 9.5 कॉन्ट्रैक्शन, 9.5 कॉन्ट्रैक्शन जो कि उसने क्या किया था, प्रोजेक्ट किया था, मतलब कि फोरकास्ट करना. कब किया था, अक्टूबर में किया था. सो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हैड है एंड हैड के पास हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो करती होती है. सो इट शुड नॉट बी प्रोजेक्टिंग, इट शुड बी प्रोजेक्टेड. हमेशा याद रखना है आफ्टर हैज, आफ्टर हैव एंड आफ्टर हैड there is always third form of the verb. So the correct choice would be option number D. Next question. So let's check guys. Friday's decision by Monetary Policy Committee. Friday's decision मतलब ऐसा डिसीजन जो फ्राइडे को लिया गया, बिल्कुल सही है. स्पेलिंग भी यहाँ पर सही है. बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी द्वारा ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एमपीसी कमिटी है उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया. क्या डिसीजन था, टू मेंटेन करना व्हाट, स्टेटस क्यू. स्टेटस क्यू का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है किस पर, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, मतलब जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट अभी चल रहे हैं उन्हीं को क्या करना है, मेंटेन करने की बात की जा रही है. एंड कंटिन्यू विथ एन अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस. एंड अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस ये एक टर्म होती है इकोनॉमिक्स की. सो इसे कंटिन्यू करने की बात की जा रही है. फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी, जब तक की जरूरत होगी तब तक इसे किया जाएगा. एंड स्टेटस एंड क्यू ये बिल्कुल सही है. यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज किया जाता है. ये एक कंप्लीट वर्ड माना जाता है स्टेटस क्यू, जिसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट और कंडीशन, कि जो अभी कंडीशन है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पर, इसे क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा. अकोमोडेटिव ACCOMM बिल्कुल सही है. MODATIV स्पेलिंग भी सही है एंड यहाँ पर ग्रामेटिकली भी सही है. अकोमोडेटिव पॉलिसी, सो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है बिकॉज पॉलिसी इज अ नाउन हियर. पॉलिसी स्टांस नाउन है. सो यहाँ पर
कब तक? फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी, हैज बीन वाइडली वेलकम एज बीइंग प्रो ग्रोथ. सो यहाँ पर हैज एंड बिन आया है एंड बिन के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. सो इट शुड बी वेलकम्ड, नॉट वेलकम. इट शुड बी वेलकम एंड बात भी पास्ट की जा रही है. So the correct choice would be option number D. That is, it should be welcomed in the past form, not in the present form. So this was all about today's session. So thank you very much, guys.